हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 एसी सर्किट्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। एल का मतलब होता है इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर का मिला के एक सर्किट है, उसका ऑसिलेशंस मतलब क्या वो हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बारे में बताती हूँ, क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा रोल है इस सीरीज में, इस सर्किट में। हमें पता है कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, राइट ना। कैपेसिटर का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होता है, आपको पता है। कैपेसिटर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को इस साइड, इस डायरेक्शन में भेजता है, धीरे 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 डिस्चार्ज होता है एंड वापस चार्ज होता है। तो कैपेसिटर का वर्किंग वैसे ही चलता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ओके, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होते रहता है। एंड उसके बाद कैपेसिटर की जो एनर्जी है, मतलब उसकी एनर्जी मेजर करने का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। वो क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ये उसका फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये कैपेसिटर के बारे में। उसके बाद सेकेंड जो सर्किट हम लेने वाले हैं, यहाँ पे कंपोनेंट लेने वाले हैं, वो कौन सा है, इंडक्टर। बच्चों, इंडक्टर के बारे में भी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। ये क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है इसके अंदर, राइट ना। जब इसमें से करंट, चेंजिंग करंट फ्लो होता है तो ये ईएमएफ इंड्यूस करता है। लेकिन ये जो ईएमएफ इंड्यूस करता है दैट इज अपोजिट, मतलब वो क्या करता है, कॉज को, आने वाले करंट को अपोज करने का काम करता है। अगर आने वाला करंट इंक्रीजिंग है तो ये उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। आने वाला करंट डिक्रीजिंग है तो ये इसको इंक्रीज करने का काम करेगा। ये ऑलरेडी हमने इंडक्टर जब स्टडी किया वहां पे स्टडी किया था। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो होता है, और वो करंट फ्लो हमेशा आने वाले कॉज को अपोज करने का काम करता है इंडक्टर। इसकी जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला भी हमने तभी डिराइव किया था। तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है यूएल, मान लो इसको डिराइव किया, यूएल से हमने डिनोट किया, दैट इज हाफ इंटू LI स्क्वायर। तो यहाँ पे पता चलता है कि कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी, चार्ज घटा तो एनर्जी घटेगी। एंड इंडक्टर का जो एनर्जी है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर करंट बढ़ा तो एनर्जी बढ़ेगी, करंट घटा तो एनर्जी घटेगी। ओके, क्योंकि यहाँ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, यहाँ कैपेसिटेंस कांस्टेंट है पर्टिकुलर कैपेसिटर का, यहाँ इंडक्टेंस कांस्टेंट है पर्टिकुलर इंडक्टर का, क्योंकि वो तो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आई यहाँ चेंज हो रहा है तो इट डिपेंड्स ऑन आई इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज होगी, आई डिक्रीज किया तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये दो फॉर्मूलेज जो है इनके ऊपर पूरा बेस्ड एलसी ऑसिलेशन है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कनेक्ट करेंगे एंड देन हम उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होता है वो देखेंगे, एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट थी जो मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कैपेसिटर को मैंने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है। कैपेसिटर के, इसका ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। यहाँ पे कौन सा चार्ज रहेगा, क्यू चार्ज रहेगा, प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा। ठीक है, अब कैपेसिटर जब भी हम लोग एसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, चार्ज होता है। इनिशियली वो चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज हो गया मान लो, और उसको हमने कहाँ कनेक्ट किया है, इंडक्टर को कनेक्ट किया है। तो कैपेसिटर का जो चार्ज है, चार्ज होने के बाद कैपेसिटर क्या करेगा, ये चार्ज को ट्रांसफर करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, इस चार्ज को ट्रांसफर करने का काम करेगा। अब मान लो कैपेसिटर को मैंने डायरेक्टली ऐसे विदाउट एनी कंपोनेंट हमने ऐसे कैपेसिटर को कनेक्ट किया, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है, मतलब जो चार्ज फ्लो मतलब क्या, करंट फ्लो। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। मान लो ये वायर में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, वायर का रेजिस्टेंस 0 है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो वो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि कोई अपोजिशन ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या होगा, जब कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज ट्रांसफर करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो
जब भी यहाँ से करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे इंडक्टर है। इंडक्टर बोलेगा कि नहीं, तेरा आने वाला जो करंट है उसको मैं अपोज करने वाला हूँ। उसका काम तो वही है इंडक्टर का, आने वाले करंट को अपोज करना। तो ये इंडक्टर बोलेगा तेरा आने वाला जो करंट है उसको मैं अपोज करने वाला हूँ, राइट ना। तो ये क्या करेगा, ये फास्ट आने वाले करंट को कम कर देगा, लेकिन फ्लो करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। वो फास्ट आ रहा है ना, यहाँ पे वो फास्ट आ रहा था, तो ये उसको स्लोली यहाँ पे फ्लो करेगा। तो जब ये स्लोली यहाँ पे फ्लो होगा, उस वक्त क्या होगा, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होने की वजह से उसमें से भी करंट फ्लो हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इंडक्टर भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इनिशियली जब ये कैपेसिटर चार्ज था तो उसके पास कितनी एनर्जी थी, यूसी जितनी एनर्जी, दैट इज हाफ इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी। तो एट पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके पास Q0 जितना चार्ज था, मतलब टोटल एनर्जी थी किसके पास, कैपेसिटर के पास। उस वक्त इस इंडक्टर की एनर्जी कितनी थी, 0 थी, उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं थी। अभी क्या किया, इसने करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इसका चार्ज कम होने लगा, क्योंकि ये चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो धीरे धीरे कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है, लेकिन इंडक्टर का करंट बढ़ रहा है। इसका मतलब इंडक्टर की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, UL इज इक्वल टू हाफ इंटू LI स्क्वायर। तो ये करंट जैसे जैसे इसमें से फ्लो हो रहा है तो इसका करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ रहा है उसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ रही है, किसकी, इंडक्टर की। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो ये चार्ज कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि कैपेसिटर का पूरा चार्ज, पूरा एनर्जी क्या बनेगा, 0। अब कैपेसिटर की एनर्जी पूरी 0 है, लेकिन इंडक्टर की एनर्जी अब क्या है, मैक्सिमम है। तो कैपेसिटर बोलेगा अभी मैं थक गया, मेरे पास 0 एनर्जी है, अभी मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। लेकिन ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर बोलेगा डोंट वरी, मैं तुझे एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। अब ये इंडक्टर इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन होगा क्या, इंडक्टर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो इसके पास माइनस इस साइड में रहेगा, इस साइड में प्लस, तो इसके पास भी जो चार्ज रहेगा वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा। यहाँ प्लस चार्ज आएगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये प्लस। तो कैपेसिटर क्या, अभी इंडक्टर क्या करेगा, कैपेसिटर को एनर्जी धीरे धीरे देने का काम करेगा। तो उसकी एनर्जी अगर वो इसको दे रहा है, तो अभी इंडक्टर की एनर्जी घटने लगी। इंडक्टर की एनर्जी घटते वापिस कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी, और पूरी एनर्जी उसने अभी किसको दे दी, कैपेसिटर को दे दी। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज वापिस, और इंडक्टर वापिस 0। अब ये इंडक्टर बोलेगा मेरे पास अभी एनर्जी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, लेकिन कैपेसिटर क्या बोलेगा, डोंट वरी, अभी मेरे पास एनर्जी है, वापिस करंट फ्लो स्टार्ट होगा। अब होगा क्या, बस जब इंडक्टर इसको एनर्जी देगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, राइट ना, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव। और जब मतलब उल्टा, यहाँ इस डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा। और जब कैपेसिटर टू इंडक्टर करंट फ्लो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तब उल्टी डायरेक्शन में। बस करंट फ्लो होता रहेगा दोनों डायरेक्शन से। जब कैपेसिटर इंडक्टर को देगा तो एक डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, वापस इंडक्टर कैपेसिटर को देगा तो एक डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ऐसे करंट फ्लो होता रहेगा। मतलब ये पहले चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, वापस ये डिस्चार्ज होगा, वापस धीरे धीरे इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी। ऐसे एनर्जी जाती रहेगी। और इसी को देखो, अगर हम इसको वेव के फॉर्म में ड्रॉ करें तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। उसके बाद धीरे धीरे इंडक्टर चार्ज हो रहा है। तो ऐसे ऑसिलेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट ना। मतलब एक साइकिल कैपेसिटर टू इंडक्टर होगा, दूसरा साइकिल इंडक्टर टू कैपेसिटर, वापस रिपीट, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर, और ऐसे हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, LC ऑसिलेशन। और यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। पॉइंट वाइज उन्होंने देके रखा है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। बस आपको डायग्राम्स निकालनी है स्टेप बाय स्टेप, और आपको एक्सप्लेन करना है। बस उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे सर्कल्स दिखाए, कुछ इस तरह, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई है, उसमें से करंट फ्लो होते हुए दिखाया है। तो 2-3 डायग्राम ऐसे निकालोगे और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाओगे, मतलब लिखते जाओगे। थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा।
बस इतना ही है इसमें। अभी देखो इसमें उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे, एक तो एलसी ऑसिलेशन पे नोट पूछा है और उसका वर्किंग कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पूछा है। तो जो मैंने आपको बताया वही आपको पॉइंट वाइज लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो, हाँ और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एलसी ऑसिलेशन हमने लिया है ये एक हमने आइडियल सर्किट लिया है। मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 0। मतलब ये वायर का भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आइडियल सर्किट मान के चल रहे हैं हम लोग, इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये जो यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहे वो विदाउट डैम्पिंग है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। डैम्प होना मतलब क्या? एम्पलीट्यूड चेंज होना, एम्पलीट्यूड वेरी होना, उसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। तो ये विदाउट डैम्पिंग हो रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो उसको कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये ऑसिलेशन जो है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते जाएगा एंड फाइनली डाई आउट। अगर डैम्प रहा तो, डैम्प रहा मतलब क्या? उसमें रेजिस्टेंस रहा तो। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये आइडियल सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बट इनकेस अगर इसमें रेजिस्टेंस रहा कुछ ना कुछ, क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसे होता नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, तो उस वक्त जो ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं ना वो अनडैम्प्ड नहीं होते, उसमें डैम्पिंग होता है। मतलब क्या? एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते 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 वो पूरा 0 पे आता है, ठीक है। तो डैम्पिंग एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता, बट विदाउट डैम्पिंग हम लोग सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऑसिलेशंस मिलते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है बच्चों। ये था एलसी ऑसिलेशन। अभी इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, छोटा सा टॉपिक है एंड द लास्ट टॉपिक रहेगा फिर रेजोनेंस। यहाँ अभी इस साल उन्होंने इसका बहुत सारा सिलेबस कट किया है कोरोना की वजह से, तो वहां पे अभी आपका उसके हिसाब से एक्चुअली 2 टॉपिक्स बचे, लेकिन उसमें से एक कट है, तो रेजोनेंस वही टॉपिक हमारा रहेगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं, देन ये टॉपिक खत्म होगा। तो पहला न्यूमेरिकल देखो क्या है। A 10 microfarad capacitor is charged to a 25 volt of potential. कैपेसिटर C दिया है 10 माइक्रोफैरेड का और उसका वोल्टेज दिया है 25 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड प्योर 100 मिली हेनरी कॉइल। बैटरी को डिसकनेक्ट किया और इंडक्टर कनेक्ट किया। मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर सो दैट एलसी ऑसिलेशन आर सेटअप। कैलकुलेट मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। हमें आई निकालना है। देखो अब यहां पे सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन। तो यहाँ कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या है? 10 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। उसके बाद V दिया है, V कितना दिया है? 25 वोल्ट। L इंडक्टर दिया है 100 मिली हेनरी, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻3। अब ये 10⁻² बनेगा, तो ये 10⁻⁻3 कितना होगा? 10⁻⁻1 हेनरी। और ये कितना होगा? 10⁻⁵ फैरेड। हमें निकालना है करंट, I इज इक्वल टू वॉट। तो अभी देखो एनर्जी कंजर्व हो रही है, मान लो। तो एनर्जी कंजर्व हो रही है, इसका मतलब क्या कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन है, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जितनी है उतनी ही एनर्जी ऑफ इंडक्टर है। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू Q² डिवाइड बाय C, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू LI²। आपको याद है हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मतलब इसकी जगह पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू CV²। ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ओके। तो इसको हम डिराइव किए ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। सो दैट इज इक्वल टू, आप ये भी फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ इंटू LI²। हमें क्या निकालना है? I निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस I को ऐसे ही रखेंगे, ये 1/2L को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या होगा? I² इज इक्वल टू, ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा, देखो दोनों सेम है। यहाँ C V² एज इट इज रहेगा, ये L यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके वो डिवाइड होगा। वैल्यूज पुट कर दो। I² इज इक्वल टू, C की वैल्यू क्या है? 10⁻⁵, V क्या है? 25² डिवाइड बाय L क्या है? 10⁻⁻1। अब ये -1 ऊपर गया तो +1 बनेगा। I² इज इक्वल टू 10⁻⁴ बनेगा
एंड देन 25 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, क्योंकि देखो आगे स्क्वायर रूट है ना, तो वो कैंसिल हो सकता है। तो i इज इक्वल टू क्या बनेगा, 25 का स्क्वायर और अंडर रूट इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये 25 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 25 बचेगा एंड 10⁻⁻² रहेगा, -4 की जगह पे उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद -2 बचेगा। तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 0.25 एम्पियर। ओके, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, आया समझ में। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे भी सेम न्यूमेरिकल हम लोग लेने वाले हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है, 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज विथ a 50 volt source supply. Then source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 ampere current flows through the inductance. Calculate the value of inductance. अभी L निकालना है आपको, ठीक है। सेम तरीके से वही फॉर्मूला यूज करेंगे एंड L निकालेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लो, गिवन 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब C इज इक्वल टू दिया है 100 माइक्रोफैरेड, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब ये 10⁻², तो ये कितना बनेगा 10⁻² - 6 इज इक्वल टू 10⁻⁴ फैरेड। उसके बाद है वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट, V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। देन द सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टेंस। उसके बाद करंट भी देके रखा है उन्होंने, आई कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा, यू ई इज इक्वल टू, मतलब यू ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होगा, यू ऑफ इंडक्टर। सेम उसी तरह से करना है, मतलब 1/CV² लिखो, क्यू का फॉर्मूला मत यूज करो, CV² ज्यादा यूज हुआ है न्यूमेरिकल्स में, LI²। अब हमें क्या निकालना है, L निकालना है। I दिया है तो हम क्या करेंगे, 2 कैंसल, I² को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना। तो ये मिलेगा L इज इक्वल टू CV² डिवाइड बाय I² दैट इज इक्वल टू C कितना है 10⁻⁴, V कितना है 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय I कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखो 10⁻⁴ एज इट इज रखो, इंटू 50 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 2500, राइट ना, एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ये 25 1 × 25 100 बनेगा। तो ये 10⁻⁴ एंड ये 10⁻² होगा, 10⁻⁴ इंटू 10⁻², -4 में से 2 गया, कितना बचा, -2 बचा। ये क्या है, इंडक्टर, ये होगा हेनरी। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 हेनरी, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या है, L इज इक्वल टू 0.01 हेनरी। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो बच्चों ये था अपना LC ऑसिलेशन। बस आपको इतना याद रखना है, कैपेसिटर चार्ज हो रहता है, पहले धीरे धीरे इंडक्टर को चार्ज करता है, इंडक्टर चार्ज होने के बाद कैपेसिटर होल्ड डिस्चार्ज होता है, धीरे धीरे इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम बनती है, उसके बाद वापस इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज, ऐसे ऑसिलेट होता रहता है सर्किट, इसीलिए उसको हम कहते हैं LC ऑसिलेशन। आया समझ में। तो कंटिन्यूअसली पीरियोडिक मोशन है, ये कंटिन्यूअसली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते, छोटा सा टॉपिक था बहुत ही, LC ऑसिलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक रेजोनेंस।